Hello students, welcome to my channel. Today we discuss about our next topic in solution. Tomorrow in previous video we discussing about the introduction of the solution. Now we come to the next topic of solution, that is concentration in solution. That is a very important topic, but in starting I just want to discuss with you some important terms that are correlated like this. कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए कंसंट्रेशन कई बार ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो आपकी क्लास से लगा लीजिए या जो लोअर स्टैंडर्ड है वहां से हम बात करें, वो ये सोचते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है, हम इसको कैसे एक्सप्रेस करें। सीधी सी बात ये है कि जब कंसंट्रेशन हमारे दिमाग में आती है तो जैसे ये हम सोचते हैं कि जैसे रसगुल्ले की चाशनी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मीठी हो गई, तो हम ज़्यादा गाढ़ेपन को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड, है ना। और जब वो हम उसके अंदर कुछ ज़्यादा पानी मिला देते हैं या फिर कुछ और ऐसा कुछ बहुत पतला हम सॉल्यूशन लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करें, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी लिमिटेड अमाउंट की वॉल्यूम में, यानी जैसे आपको एक लीटर कोई वॉल्यूम दे दी गई, 1 लीटर कोई सॉल्वेंट दिया गया, आप उसके अंदर कुछ सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो उसकी कंसंट्रेशन में जो इफेक्ट हो रहा है वो सॉल्यूट की अमाउंट से हो रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन की। मैंने अभी आपको रसगुल्ले की चाशनी का एग्जाम्पल दिया, हम ऐसे ही और भी बहुत चीजें देखते हैं, जैसे कि आप मालपुए खाते हैं, जैसे आप जलेबी खाते हैं, तो उनकी चाशनी में फर्क होता है। धीरे धीरे जो मोर कंसंट्रेटेड होते चले आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये तो बहुत मीठी चाशनी है, मीन्स सॉल्यूशन के अंदर शुगर की अमाउंट इंक्रीज हो रही है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में होनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये तरीके दो चीजों पे हम कह सकते हैं कि डिपेंड करते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एक बात जो +1 क्लास में हम कर चुके हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स में, उसी को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं 1 बाय 1 सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। तो कंसंट्रेशन क्या है, इन एनी सॉल्यूशन the given amount of solute dissolves in per liter of solution। ठीक है, यानी अगर सॉल्यूशन पर लीटर में है तो उसके अंदर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को भी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं, और इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट है उसके केजी की टर्म में भी अगर हमें कुछ मिल रहा है तो हम उसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं। हम इस कंसंट्रेशन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहां से ना ये जो मैंने अभी बोला है टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यहां से कई बार एक ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखूंगी तो वहां से एक क्वेश्चन अराइज होगा और आपके माइंड में भी स्ट्राइक करेगा कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब कि जो टेम्परेचर के साथ चेंज होते रहते हैं, यानी ऐसी कोई क्वांटिटी है, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम उसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं से इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम
कंसंट्रेशन टर्म्स में बांटते हैं तो हमारे पास कौन कौन है। टेम्परेचर डिपेंडेंट में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आती है, सबसे पहला एक्सप्रेशन वे ऑफ द कंसंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी। नाम आपने पहले सुना होगा ना +1 क्लास में, डिनोटेड बाई कैपिटल M। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशंस हम 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन फिर भी एक रिव्यू है कि आपको पहले से ये पता हो क्या है। मोलैरिटी के बाद नेक्स्ट आती है नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल N। नॉर्मैलिटी के बाद आपको परसेंटेज कंपोजिशंस में, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज कंपोजिशन में वेट बाय वॉल्यूम। जहां वॉल्यूम का जिक्र होगा हम क्या कह रहे हैं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कैसे है, अभी एक क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक और पॉइंट हो सकता है ppm। देखिए ppm भी पार्ट पर मिलियन जो है वो सॉल्यूशन वॉल्यूम में लिखी गई है, इसको आप बाय वॉल्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है ppb, इसको भी आप बाय वॉल्यूम बोल सकते हैं। ये सभी वॉल्यूम पे डिपेंड है, तो ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सेकेंड वन जो यहाँ पर जो टेम्परेचर से जिसका कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं करता टेम्परेचर को लेकर, वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय कैपिटल X। इसके बाद है बेटा मास फ्रैक्शन। मास का जहां जिक्र हो, मास फ्रैक्शन, इसको भी हम कैपिटल L से, कैपिटल X से या स्मॉल x से डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन की बात आए तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम तो हमारे वॉल्यूम रिलेटेड टर्म हो गए। एक और परसेंटेज कंपोजिशन होती है वेट बाय वेट और मास बाय मास परसेंटेज कंपोजिशन। ये हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं, और ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने ये +1 में कई बार न्यूमेरिकल्स में करने की कोशिश की है और बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसी मोलैरिटी को जब जानते हैं, किसी क्वेश्चन में किसी सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी पता है तो हम उसको मोलैलिटी में कैसे कन्वर्ट करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेंसिटी, ध्यान में रखिएगा। डेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के ही नहीं, इन सबके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम इनके न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ये डेंसिटी हमारे लिए इंटर कन्वर्जन का काम करती है। अगर हमारे पास मोलैरिटी गिवन है तो हम आसानी से मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें डेंसिटी दी गई है तो। लेकिन अगर हमारे पास डेंसिटी नहीं है तो हम इनका कोरिलेशन नहीं कर सकते। कोरिलेशन करने के लिए हमें डेंसिटी की टर्म चाहिएगी। मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पर कुछ करवाऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि डेंसिटी कैसे कोरिलेट हो रही है। ऐसे ही अगर हम नॉर्मैलिटी से मोलैलिटी की तरफ जाते हैं या मोल फ्रैक्शन से इनकी तरफ आते हैं तो भी हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी। ठीक है, तो ये एक रिव्यू था कि हम कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन को कैसे पहचानते हैं। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और बहुत बार आया है, माइंड में भी स्ट्राइक होता है और कंसेप्ट के बेस पर बार बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन होता है कि आप मोलैरिटी और मोलैलिटी में से किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं लेबोरेटरी में। अगर आपको किसी क्वेश्चन की दो चीजें दे रखी हैं, आपको दे रखा है कि किसी सॉल्यूशन की 1 मोलैरिटी है और किसी सॉल्यूशन की 1 मोलैलिटी है, दोनों सेम ही सॉल्यूशन है और आपको लैब में सपोज NaCl 1 मोलर और 1 मोलर NaCl आपको किसी लैब में काम करने के लिए दिया गया, तो आप इन दोनों में से कौन सी कंसंट्रेशन को प्रेफर करेंगे। लैब वर्क हमेशा किसने पर होता है, STP पर होता है।
यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होता है, तो आपको प्रेफरेंस देखनी है कि आप कौन सी कंसंट्रेशन को लेकर काम करेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट कोई चीज है तो रूम टेम्परेचर के चेंज होने पर उसकी कंसंट्रेशन में वेरिएशन आएंगी ही आएंगी, लेकिन अगर कोई क्वांटिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो उसके रूम टेम्परेचर के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल सा एक एग्जांपल लीजिए, गर्मियों में नॉर्मली हमारा वेट कम हो जाता है, क्या हम ऐसा माइंड से सेट करते हैं? या सर्दियों में ऑटोमेटिकली हमारा वेट बढ़ जाता है? अगर हम नॉर्मल रूटीन में खाना खा रहे हैं तो ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, लेकिन अगर हम रूटीन चेंज करते हैं तभी वो फर्क दिखता है। तो टेम्परेचर का वेट से कोई लेना देना नहीं, तो मास का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वॉल्यूम का टेम्परेचर से लेना देना है, तो वो वेरी करेगा। और मोलैरिटी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो टेम्परेचर के साथ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड होती है। अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन को गर्म कर रहे हैं तो सॉल्यूशन एक्सपेंड होता है, लेकिन अगर हम उसके सॉल्वेंट के मास को गर्म कर रहे हैं तो उसके एक्सपेंडिचर की कोई चांसेस ही नहीं। तो हम किसको प्रेफर करते हैं? वन मोलैरिटी, हम वन मोलैरिटी सॉल्यूशन को प्रेफर करेंगे। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। लेट मी टेक, चलो कंसंट्रेशन इन टर्म्स के अंदर हम सबसे पहला पॉइंट जो कर रहे हैं वो है परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन को हम फर्स्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होता है परसेंटेज ऑफ एनी कंपोजिशन, वॉल्यूम, आप इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ एनी कंपोजिशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कहती है कि गिवन वॉल्यूम ऑफ या परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट present in given 100 ml of solution, 100 ml of solution, यानी आपको सॉल्यूट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी है? 100 ml, ठीक है। यहां से मुझे जो मैंने सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 कंपोनेंट है तो इनकी प्रेजेंटेशन के लिए 1 और 2 हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब मुझे कहीं से मिलेगा तो मुझे वो वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो सिमिलरली मास ऑफ सॉल्यूशन ओवर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मुझे क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही मुझे वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज भी कैलकुलेट करने में हेल्प होगी। तो वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। यहां से मैं आसानी से परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकती हूं। ये परसेंटेज कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का पहला मेथड है। इसी के अंदर हम सेकेंड मेथड पे आते हैं, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, हम इसको मास बाय वॉल्यूम बोल सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट present in 100 ml of the solution, 100 ml of the सॉल्यूशन की अमाउंट वॉल्यूम में 100 ml ही ली जाती है। अब इस बात को क्लैरिफाई भी करेंगे, जब मैं अमाउंट की मास की बात करूंगी तो भी वो 100 ग्राम होगा और जब मैं वॉल्यूम की बात करूंगी तो भी वो 100 ml ही होगी, क्योंकि हम किसी की भी डेंसिटी को अगर हम एज्यूम करते हैं तो 1 ग्राम पर सीसी ही एज्यूम करके चलते हैं। तो अगर 100 ml हमने वॉल्यूम ली है तो 100 ग्राम हमारा क्या हो गया? मास।
अब यहां से हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करने का मेथड है। यहां पर आपको दो चीजें रिमेंबर करनी पड़ेगी। आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा W1 मीन्स दैट इज वेट और मास ऑफ सॉल्वेंट। ये रिप्रेजेंटेशन है कि हम सॉल्यूशन का मास कैसे कैलकुलेट करें। W2 लिखा हुआ मिलेगा दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट। और बेटा सबसे बड़ी बात, अगर आप इसको M1 M2 कहते हैं तो ये मास है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं W1 प्लस W2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिल सकता है? मास ऑफ सॉल्यूशन। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरीके से ही पूछा जाता है कि आपको परसेंटेज दी गई है, 20% वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, तो आप बताइए। देखिए फॉर एग्जांपल कई बार क्वेश्चंस में ऐसे मिलेगा आपको कि 20% वेट बाय वॉल्यूम HCl प्रेजेंट है, 20% वेट बाय वॉल्यूम HCl प्रेजेंट है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बताइए, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बताइए। ये क्वेश्चन वैसे बहुत सिली है, ये 9th क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आपके स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में डेंसिटी इंसर्ट होती है तो ये आपके लेवल का बनता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान में रख के हमें इसका जवाब देना है। 20% वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? HCl है। कितना है? 20 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम। आउट ऑफ 100 ग्राम का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम। और W1 हमें कैलकुलेट करना है, W2 है, सॉल्यूट है ना। अच्छा सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन तो दिख ही नहीं रहा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ये अंडरस्टूड है कि वॉल्यूम गिवन है तो ये सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन भी कैसा है? सॉल्यूशन भी कैसा है? एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है? वाटर। और ये क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट का अमाउंट है 20 ग्राम, तो आपको सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना है। इस बात को आप हमेशा रिमेम्बराइज रखें कि 20% अगर इस प्रकार से कोई चीज दी गई है तो लेट इट इज 20 ग्राम ऑफ HCl आउट ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आप इस बात को याद रखिएगा, अगर कंसंट्रेशन टर्म में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो यहाँ कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि हम सॉल्यूट का अमाउंट क्या ले। सॉल्यूट का अमाउंट बहुत क्लियर है कि 20% का मतलब 20 ग्राम। कितने में से 20 ग्राम? 100 ml में से। 100 ml को 100 ग्राम में कन्वर्ट कब करते हैं? जब डेंसिटी 1 एज्यूम करते हैं। तो इसकी डेंसिटी 1 एज्यूम करने पर अमाउंट कितनी हो गई? 100 ग्राम। 100 ग्राम में से आप 20 को माइनस कीजिए, आपको किसका अमाउंट मिल जाएगा? सॉल्वेंट का, है ना। मैंने क्या कहा था कि अगर ये 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है तो ये बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन होना चाहिए था? डेंसिटी। इंटर कन्वर्जन क्वेश्चंस आते हैं यहां से बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में, यह भी हमारा पहला ही पॉइंट है। चलिए इसके थर्ड पार्ट को और देखते हैं। परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट क्या कहता है कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in 100 gram of solution, 100 gram of solution, right? अब यहाँ पर हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ अमाउंट के बारे में बात करनी है, ग्राम में बात करनी है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट बात करनी है, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बात करनी है। किसी प्रकार का हमारे लिए कोई डिस्प्यूट नहीं। इसके लिए अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो वेट बाय वेट होता है। हम बोलेंगे
दैट इज वेट और मास। आप इसको मास भी लिख सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन, okay, into में 100, and this one is easy to calculate our numericals. Suppose you have 40% of weight by weight NaOH in given solution. So how much the amount of the solvent? It's very clear. यहाँ पर आपका MS कितना होगा? MS stands for mass of solution. कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम में से ये कौन है? ये है हमारा सॉल्यूट। तो अगर ये सॉल्यूट है तो ये कितना है? ये 40 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूट हमारा 40 ग्राम है। अभी हमने ऐसे कुछ लिखा था, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू MS। अभी ऐसे लिखा था, तो इसका मतलब क्या है कि हमें W1 जानना है, MS हमारे पास है। W1 प्लस 40 इज इक्वल टू 100। हम यहां से इसको डिडक्ट करेंगे तो हमें W1 कितना मिल रहा है? W1 मिल रहा है 60 ग्राम। Such questions are very helpful to us to calculate the such type of the numericals. ये न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल और बहुत इजी हैं, ठीक है। इन न्यूमेरिकल्स को करने में हमारे लिए थोड़ा सा ट्विस्ट बनता है। जब मैं डाउट सेशन और न्यूमेरिकल सेशन लूंगी तो वहां पर आपको ये न्यूमेरिकल्स 1 by 1 भी करवाऊंगी। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।